अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 14 में हम टॉपिक नंबर 67 से 72 तक जो है वो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और साथ में एक बात बता दूं कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं CS601 की। तो आज के हम कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, फर्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम 4 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं। एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी 2 टेक्निक हैं। फर्स्ट है PCM, सेकंड है DM। PCM से मुराद है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DM से मुराद है डेल्टा मॉड्यूलेशन। PCM की भी फर्दर 3 टेक्निक हैं। PCM की आगे 3 टेक्निक क्या है? सैम्पलिंग है, क्वांटिटाइजेशन है, इनकोडिंग है। आज के इस लेक्चर में हम ये 3 और 4 5 चीजें कवर करेंगे। PCM की 3 टेक्निक्स एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे PCM वगैरह और उसकी टेक्निक्स को। देखें, इन दिस मेथड वी कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अगर आपको एग्जांपल दूं तो टेलीफोन लाइन है, उससे कॉल चल रही है और PC पे वो कॉल जो है वो सुनी जा रही है कंप्यूटर पे। तो अब जो टेलीफोन लाइन के सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल है, कंप्यूटर जो सिग्नल अंडरस्टैंड करता है वो कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल। तो देन फिर क्या होगा, आपके टेलीफोन के डिजिटल एनालॉग सिग्नल जो हैं वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे जब वो कंप्यूटर पे जाएंगे। जब वो आपके टेलीफोन लाइन वाले सिग्नल्स कंप्यूटर में इंटर होंगे तो देन फिर वो क्या होंगे, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट होंगे। डिजिटल डाटा मतलब 01101111 इस तरह से जो बाइनरी फॉर्म में होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपने डाटे को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। हमारी डिवाइस को समझ आते हैं डिजिटल डाटा के सिग्नल, इसलिए हमें जो है वो अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं PCM। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे कैलकुलेटर एक टेक्निक है। यहाँ पर हमने अपने सिग्नल को कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डाटा में, तो हमारे पास भी एक टेक्निक है PCM। जैसा कि वहां पे कैलकुलेटर था, यहाँ पे PCM है। तो PCM बेसिकली क्या होता है, इसमें देखें पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है ये आपका। इसका डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन आपको लाजमी आएगी इसकी। PCM का ऑब्जर्वेशन, PCM का ऑब्जर्वेशन क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और इसका काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और इसमें कितने स्टेप होते हैं, PCM में फर्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग का, सेकंड स्टेप होता है क्वांटिटाइजेशन का, थर्ड स्टेप होता है इनकोडिंग का। अभी आप लोगों का MCQs आया हुआ थे और उसमें CS601 क्विज नंबर 1 में पूछा गया था कि PCM में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सैम्पलिंग होता है। लास्ट स्टेप कौन सा होता है, इनकोडिंग होता है। मिडिल स्टेप कौन सा होता है, क्वांटिटाइजेशन होता है। इसमें टोटल स्टेप कितने होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। PCM से मुराद क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इस तरह से आपके MCQs आए हुए थे। और DM से मुराद मैं पहले बता चुका हूँ, डेल्टा मॉड्यूलेशन है। तो बात करेंगे सबसे पहले सैम्पलिंग पर, कि सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं। सीरीज ऑफ पल्स विद एम्पलीट्यूड वैल्यूज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्नल। आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है उसके दरमियान हम क्या लेते हैं, छोटे छोटे सैंपल लेते हैं डाटे के। ठीक है,
अब तीन तरह से सैंपल लिए जाते हैं। एक होते हैं आइडियल सैंपल। आइडियल सैंपल में जो है वो ज्यादा वक्फा लिया जाता है, ठीक है, सैंपल का। फिर होते हैं नेचुरल सैंपल। नेचुरल सैंपल में कम वक्फा लिया जाता है आइडियल सैंपल से। फिर आता है आपका फ्लैट टॉप सैंपल, जो कि आप फ्लैट टॉप सैंपल आपके जो सिग्नल होते हैं ना, एनालॉग सिग्नल, उनके जो फ्लैट टॉप से होते हैं ना, वहां से आप लेते हैं। जैसा कि यहाँ से अगर आप सैंपल लेंगे तो आप इस तरह से लेंगे। कहाँ पे हमारा ड्रा, ये रहा ड्रा। यहाँ पे जो सैंपल लिया जाता है वो कुछ इस तरह से लिया जाता है, सीधी लाइन में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो सैंपल लिए जा रहे थे वो इस तरह से थे। तो फ्लैट टॉप मीन होता है टॉप पे सैंपल लिए जाएंगे और फ्लैट लिए जाएंगे बिल्कुल सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था एमसीक्यूज में कि सैंपलिंग में जो टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं, या फिर उनमें कौन सी टेक्निक जो है इनमें से नहीं है। वहां पे एक न्यूट्रल सैंपलिंग आ रहा था। न्यूट्रल सैंपलिंग जो है वो आपकी सैंपलिंग का हिस्सा नहीं है। एमसीक्यूज में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, फ्लैट टॉप सैंपलिंग दी गई होगी, नेचुरल सैंपलिंग दी गई होगी, आइडियल सैंपलिंग दी होगी, और पूछा जाएगा कि और साथ में एक न्यूट्रल सैंपलिंग दी होगी। पूछेंगे कि कौन सी सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, तो न्यूट्रल सैंपलिंग जो है वो टेक्निक नहीं है, जबकि नेचुरल सैंपलिंग, आइडियल सैंपलिंग एंड फ्लैट टॉप सैंपलिंग आपकी टेक्निक का हिस्सा है। तो देखें नीचे इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी दी गई हैं। देखें आइडियल सैंपलिंग में क्या होता है, इट हैज डिफरेंट पल्स एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इसके जो है वो मुख्तलिफ पल्स और मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड होते हैं। इट हैज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय इन हार्डवेयर। इस टेक्निक को हार्डवेयर में इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से अगर हम सैंपल लेंगे तो उस कंप्यूटर को इन सैंपल्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा सैंपल लिए हैं आइडियल सैंपलिंग में। अब देखें इट हैज़ हाई स्पीड स्विच। नेचुरल सैंपलिंग क्या होती है, ये हाई स्पीड स्विच होती है। इट हैज़ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और इसमें हमारे जो टाइम इंटरवल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और इसकी स्पीड इस वजह से ज़्यादा होती है। अब लास्ट वाला देखिए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड टेक्निक। ये भी सैंपल लेने की टेक्निक है आपके डाटा सैंपल। अब सैंपल हम क्यों लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है। देखें मैंने आपको बताया कि जब हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट तो नहीं हो जाते। उसके लिए एक तरीका कार रखा गया है। सबसे पहले आप एनालॉग सिग्नल के सैंपल लेंगे, फिर उन सैंपल को करेंगे क्वांटिटाइज करने के बाद आप उनको करेंगे इनकोड। देन फिर वो आपका डेटा जो है इनकोडिंग के प्रोसेस पे गुजरने के बाद वो डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम सैंपल यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आए, यहाँ पे देखें मजीद बताया गया है सैंपल के बारे में कि सैंपल क्या होता है। सैंपल इज अ पीस ऑफ डाटा। ये डाटे का एक छोटा सा हिस्सा होता है फ्रॉम द होल डाटा, पूरे डाटे में से जो आप ले रहे होते हैं, विच इज कॉन्टिन्यूस इन द टाइम डोमेन, जो कि टाइम डोमेन के साथ साथ चल रहा होता है। when a source generate an analog signal, if that has been digitized having first and zero as high or low, the signal has to digitize in time। तो पता क्या है, जब आपका सिग्नल चल रहा होता है ना, हाई या लो हो, तो उसमें से आप थोड़े थोड़े वक्फे से जो सैंपल ले रहे होते हैं या शॉर्ट पीस ऑफ डाटा ले रहे होते हैं, वो ही आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं, सैंपल कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें कि नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट, इसके मुताबिक आपका क्या सैंपल किस तरह से आप लेते हैं। देखें आइडियल सैंपलिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डाटे के एक चक्कर में से दो सैंपल लेते हैं। देखिए एक सर्कल है ना, इस तरह से, इसके हम दो सैंपल ले लेंगे इस तरह से दो हिस्सों में, तो ये हमारी आइडियल सैंपलिंग है। ये भी एक सर्कल बन रहा है यहाँ तक, और इसमें सैंपल कितने लिए, ये रेड डॉट सैंपल को जाहिर कर रहे हैं, सिर्फ दो सैंपल लिए, इसलिए इसको 2f रखा गया। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके एम्पलीट्यूड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा इसमें आइडियल सैंपलिंग टेक्निक में। नीचे देखें इसमें क्या है, ओवर सैंपलिंग। आपके एक सर्कल को अगर चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, अब इसके मैं अगर चार सैंपल ले लूं तो वो बन जाएगा ओवर सैंपलिंग। अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह हुआ है, आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरह से ये सर्कल है और इसमें से उन्होंने चार सैंपल ले लिए, 1 2 3 4, इसको कहते हैं ओवर सैंपलिंग। अब देखें अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग में क्या है,
अंडर सैम्पलिंग में तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दायरा हो और उसमें सिर्फ एक ही हम सैंपल लें तो वो अंडर सैम्पलिंग होगा ना, दो ना लें तो ये अंडर सैम्पलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिर्फ अभी एक ही सैंपल लिया हुआ है इस दायरे में से, तो ये अंडर सैम्पलिंग टेक्निक है और इसको हम एफ एस इक्वल टू एफ से जाहिर करते हैं नेक्वेस्ट के मुताबिक। अब आपको समझ आई कि ओवर सैम्पलिंग को किससे जाहिर किया जाता है, 4f से। अगर एमसीक्यूज आए कि ओवर सैम्पलिंग इक्वल टू, तो आप लिखेंगे एफ एस इक्वल टू 4f। अगर आपसे वो पूछे आइडियल सैम्पलिंग इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 2f, अगर वो पूछे अंडर सैम्पलिंग इक्वल टू, आप लिखेंगे एफ एस इक्वल टू एफ, यानी कि हाफ नेक्वेस्ट रेट, डबल नेक्वेस्ट रेट, यहाँ पे आइडियल नेक्वेस्ट रेट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटिटाइजेशन। क्वांटिटाइजेशन में क्या होता है कि हम अपना जो सैंपल लिया गया होता है उसको क्वांटिटाइज करते हैं इस प्रोसेस। देखें, क्वांटिटाइजेशन इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ सैंपल डेटा अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लेवल। सर्टेन यानी कंप्लीट लेवल के मुताबिक जब हम अपने डेटे की क्वांटिटाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो इसको प्रोसेस किया जाता है क्वांटिटाइजेशन का। इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, देन फिर क्या होता है आपका एक्यूरेसी होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक जो है मजीद मैं नोट्स ओपन करता हूँ, यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। सॉरी, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला टैब भी जो है वो हमारे साथ ही ओपन रहे। वाई, ये रहा वाई, ओपन न्यू टैब। अभी हम वहाँ पे जाएंगे सैम्पलिंग वाले प्रोसेस पे, सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है। क्वांटिटाइजेशन देखें, वहां पे थोड़ा डायरेक्टली आपको डायग्राम दे दी गई है, मैं स्टार्ट से समझाना चाहता हूँ क्वांटिटाइजेशन स्टार्ट से कैसे करते हैं। देखें, जब आप सैम्पलिंग कंप्लीट कर लें, छोटे छोटे सैंपल ले लें, तब आप करेंगे क्वांटिटाइजेशन। क्वांटिटाइजेशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपना वी मिनिमम लेंगे, वी मैक्सिमम लेंगे। वी मिनिमम वी मैक्सिमम क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, एक मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यहाँ से ऊपर को जो एम्पलीट्यूड है वो 127 है प्लस में, तो वो क्या है मैक्सिमम। नीचे को अगर कहूं तो ये वाला एम्पलीट्यूड -127 है, तो फिर आपका क्या हुआ, वी मिनिमम वी मैक्सिमम क्या हुआ, वी मैक्सिमम 127 हुआ, वी मिनिमम -127 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट लेवल में वो डिवाइड द रेंज इनटू एल जोन। फिर आप क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम को मिनिमम में से माइनस करके डिवाइड बाय एल कर देंगे। अब एल क्या है, एल बेसिकली आपके है लेवल्स। लेवल्स आपके कितने हैं, लेवल कितने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एम्पलीट्यूड थे ऊपर को भी नीचे को भी। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे थे एम्पलीट्यूड, लेकिन इसके लेवल में देता गया। ये लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक थे, तो ये लेवल कितने थे, 5 ऊपर को 5 नीचे को, तो टोटल 10 लेवल थे। कितने लेवल थे टोटल, 10 लेवल थे ये। तो 10 लेवल से मैं डिवाइड करूंगा अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड को। पहले क्या करूंगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालूंगा, देन फिर डिवाइडेड बाय लेवल। जितने मेरे पास लेवल होंगे उनको मैं क्या कर दूंगा, उनसे डिवाइड कर दूंगा। अभी हमारे पास 10 लेवल हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देखें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 127, मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 127, लेकिन उनमें माइनस था, तो माइनस जो है वो माइनस से क्रॉस होके प्लस हो गया। ये माइनस वाला ये वाले माइनस से जब मिला तो ये प्लस हो गया, इस वजह से हमारा ये 254 डिवाइडेड बाय 10 बना। जब 254 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 25.4। अब हम कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा जोन जो हमें चाहिए था वो कितना बना, 25। ये हम डेल्टा जोन निकाल रहे हैं बेसिकली, जो कि इस्तेमाल होता है। अब देखें वो क्या बना, 25 बना। ठीक है,
ये वाला डेल्टा जोन, ये वाला डेल्टा जोन, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इस वाले डेल्टा जोन की बात हो रही है। बेसिकली हम ये डेल्टा जोन इसके लिहाज से निकाल रहे हैं, इस डायग्राम के लिहाज से। इसमें 25 का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें आपका डेल्टा जोन जो है वो 25 के कंसेप्ट से यूज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है। देखें 25 आपका डेल्टा जोन है ना, फर्स्ट वाला, तो देन फिर आप वैल्यूज लिखेंगे। अब 25 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +50 बन गया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो +75 बन गया, फिर 25 को 4 से किया तो 100 बन गया, फिर 25 को 5 से किया तो 127 बन गया, यहाँ तक एम्पलीट्यूड बन गया। इसी तरह नीचे को हम करते आए और -127 बन गया। तो ये वैसे डेल्टा जोन आप साथ में इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है, वो हमने निकाल लिया है। आपको मैंने बता दिया है कि आप ये डेल्टा जोन कैसे निकालेंगे कि 127 है और -127 है, तो इनके दरमियान डेल्टा जोन कितने कितने का होगा, तो वो आप इसी तरह निकालेंगे 127 -127, लेकिन फार्मूले में माइनस था तो वो इनका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 254 डिवाइडेड बाय 10 लेवल थे जो मैंने आपको बताए थे कि आपके ये वाले लेवल होंगे, इस तरह से ये लेवल हैं 0 से लेके 10 तक आपके क्या हैं लेवल्स हैं। तो डिवाइडेड बाय लेवल किया तो हमारे पास 25 डेल्टा जोन निकल आया। अब नेक्स्ट देखें नॉर्मलाइजेशन वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, 0.96 कैसे आया, ये है आपका मेन पॉइंट कि 0.96 यहां से कैसे निकला। इसको देखें, सबसे पहले है आपका 24 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आपका 0.96 निकल आएगा। फिर इसी तरह 38 है, 38 को आप जब डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो आपके पास 1.92 निकल आएगा। फिर इसी तरह आपके पास है 48 ऑलमोस्ट जब डिवाइडेड बाय 50 या फिर 75 होगा तो देन फिर आपके पास 1.56 निकल आएगा। इसको हम जरा कैलकुलेट पे जाके करके देखेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट तो नहीं है। कैलकुलेटर करते हैं ओपन, थोड़ी देर तक ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपका कैलकुलेटर, और इसको हम सिंपल कैलकुलेटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक में चेंज किया हुआ था, स्टैंडर्ड में कर लेते हैं क्योंकि हमने तो जस्ट अभी डिवीजन वगैरह ही करनी है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 24 है, 24 डिवाइडेड बाय हम क्या कर रहे हैं 25, 0.96 निकल आया आपका फर्स्ट लेवल ये वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी दूसरी वैल्यू 38 है, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपका दूसरा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 38, उसको 38 लिखें डिवाइडेड बाय, अब इसके बराबर में देखें क्या आता है 50 आता है ना, ऑलमोस्ट 38 किसके करीब है 50 के करीब है, तो डिवाइडेड बाय 50 कर दे, आपका आंसर 0.76। इसको भी आप डिवाइडेड बाय 25 ही करेंगे। अभी इसको मैं जरा कट कर देता हूं, 38 डिवाइडेड बाय 25, आपने अपने तमाम एम्पलीट्यूड को 25 से ही करना है क्योंकि डेल्टा आपका 25 था। आप इन लेवल्स को नहीं देखेंगे बल्कि 25 के साथ इसको डिवाइड करते जाएंगे। दूसरी वैल्यू आपकी निकल आई 1.52, ठीक है, ये वाली ये नीचे नजर आ रही होगी। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है, तीसरी वैल्यू में क्या था 48 डिवाइडेड बाय अगर मैं 25 करूं तो मेरा निकलता है 1.92, तो ये देखें 1.92 आपका निकल आया। आगे इसमें वैल्यू है 39, अभी 39 देखते हैं, 39 डिवाइडेड बाय 25 हमारा डेल्टा जो है इसलिए इसके साथ हम मैच कर रहे हैं। अभी देखिए 1.56 निकल आया। तो सारी वैल्यू आपकी इस तरह से निकल रही हैं, ये देखें ये सारी वैल्यूज यहां से लेके यहां तक जो हैं वो इसी तरह निकलेंगी कि आप अपनी इन वैल्यूज को 25 से डिवाइड करते जाएंगे, इन वैल्यूज को 25 से डिवाइड करते जाएंगे तो देन फिर आपकी वैल्यूज जो हैं वो निकलती आएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है।
नेक्स्ट है राउंड अप वैल्यू लेना, ठीक है। अब देखें 0.96 की जो राउंड अप वैल्यू है वो है 1, वो क्या है 1। 1.52 की राउंड अप वैल्यू है 1.5 ना, 1.92 की वैल्यू है 2। राउंड अप वैल्यूज लेनी है आपने जो इसके करीब तरीन हो। 1.56 की वैल्यू है 1.5, 1.4 की राउंड अप वैल्यू है करीब तरीन वैल्यू है बगैर फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना, एक होती है आपकी फ्लोट वैल्यू और एक आपकी दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप फ्लोट वैल्यू को खत्म करते जाएंगे इसमें और करीब तरीन वैल्यू लिखते जाएंगे। अगर फ्लोट लिखेंगे भी तो उसकी करीब तरीन लिखेंगे, जैसा कि ये 0.6 था तो 0.5 फ्लोट वैल्यू है, इसकी राउंड अप वैल्यू है। 3.2 है तो 3.5 इसकी राउंड अप वैल्यू है। इस तरह आप क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज की राउंड अप वैल्यू लेंगे जैसा कि यहाँ पे ली गई थी कि 1.22 की राउंड अप वैल्यू 1.50 है, 1.50 की तो सेम ही है। 3.24 की 3.50 है, 3.94 की भी 3.50 ले लें, 2.20 की 2.50 ले लें। तो इस तरह आप राउंड अप वैल्यूज लेंगे, ठीक है। यानी कि करीब तरीन वैल्यू जो कि या तो हाफ हो या फुल हो, या तो हाफ हो या फुल हो, इस तरह से आप ये वैल्यूज लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखें कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है। इससे अगला जो प्रोसेस है उसमें आपका क्या हो रहा है इसको हम देखेंगे। देखें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें जो है वो माइनस किया जा रहा है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो देन फिर आपका आंसर निकल आएगा। 0.96 में से 1 को माइनस करें, मैंने 0.004 आ जाएगा, प्लस 0.04 आ जाएगा माइनस, सॉरी। और फिर 1.52 में से 1.5 निकालेंगे तो आपके पास एरर कितना आएगा, 0.02 का एरर आएगा। 1.92 में से आप 2 निकालेंगे तो आपके पास एरर कितना आएगा, 0.08 एरर आ जाएगा। इसी तरह सारे एरर आपने निकालने हैं और हमारी डायग्राम में भी देखें, इसमें भी इसी तरह एरर निकाले गए हैं। माइनस 122 में से माइनस 150 निकालें तो माइनस 30 आपका एरर बच जाता है, नॉर्मलाइजेशन एरर। आगे देखें 1.50 से 1.50 निकालें तो 0 एरर बचा। इससे आगे देखें 3.24 से 3.50 निकालें तो हमारे प्लस 0.26 का एरर बच गया। इसी तरह आपने सारे एरर निकाल लेने हैं ये वाले। इन दो वैल्यूज को आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपका नीचे वाला लाइन जो है वो निकल आएगा और वो यहाँ पे लिखते जाएंगे एरर, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटाइजेशन कोड देंगे हम इनको, क्या देंगे, क्वांटिटाइजेशन कोड देंगे। वो कैसे देते हैं देखें, जब आपने नॉर्मलाइजेशन कर ली देन फिर आप देखेंगे कि हमारा जो है ना 0.96 उस किस लेवल पे था, 5 लेवल पे था वो आपका। देन फिर आपका जो है नेक्स्ट क्या था, आपकी वैल्यू 1.52 थी, या फिर आपने वो कहां से निकाली थी, 3.8 से, और ये किस लेवल पे था, 6 लेवल पे था। इससे आगे हमारा क्या था 1.56 1.56 हमने 48 से निकाला था तो ये लेवल नंबर 6 पे ही है ऑलमोस्ट। फिर 39 था, ये लेवल नंबर 5 पे है। इसी तरह आप लेवल लिखते जाएंगे, ठीक है। लेवल लिखने हैं वैल्यूज के कि आपकी वैल्यू कहां कहां पे थी, ठीक है। जब आप लेवल लिख लें सब वैल्यूज के, दूसरे डायग्राम में भी ऐसे ही है, लेवल लिखे जा रहे हैं आपके। 1.5 का लेवल लिख दिया, 1.5 माइनस 1.22 का लेवल लिख दिया, इसका लेवल ऑलमोस्ट 2 बनता है, माइनस 1.50 का लेवल 5 बनता है। इसी तरह 3.24 का जो लेवल है वो लेवल नंबर 7 बनता है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह 3.94 का लेवल भी 7 है, और फिर इस तरह आप लेवल्स लिखेंगे। अब देखिए ना, इसको मैं अगर करूं हाईलाइट तो लेवल लिखने का आसान तरीका देखें तो इसमें माइनस 122 देखें, ये आपका क्या है, माइनस 122 यहाँ पे बनेगा तो लेवल नंबर 2 पे बनेगा ना। फिर अगला है आपका 1.50, तो ये 1.50 आपका कहाँ पे बन जाएगा, लेवल नंबर 5 पे बन जाएगा। 1.50 अगर मैं यहाँ से लूँ तो मेरा यहाँ पे जाके लेवल नंबर 5 पे बनेगा, प्लस 1.50। 3.24, अब 3 ये है तो 24 यहाँ पे बनेगा तो लेवल नंबर 7 पे बनेगा ना जाके, ये देखें लेवल नंबर 7। 3.94 भी यहाँ पे तकरीबन बनेगा तो ये लेवल नंबर 7 पे बनेगा। ये इसीलिए लिखे गए हैं 2 3, यहाँ पे हमने इनको
इसके हिसाब से तलाश करना है डी के लास्ट से। और 2.2 है, 2.2 यहाँ पे बनेगा तो लेवल नंबर इसमें आना चाहिए 6। देखें ना 6 के करीब आ गया तो लेवल नंबर 6 आ गया। अभी नेक्स्ट वैल्यू देखें तो -1.10 है, -1.10 है तो -1.10 लेवल 4 आना चाहिए। और सॉरी माइनस में है तो नीचे आएंगे, -1.10 है तो देन फिर लेवल नंबर 1 आएगा ना। ये देखें 1.10 यहाँ पे आता है तो लेवल नंबर 1 आ जाता है। ये देखें अब -1.88 है, बिल्कुल नीचे आ जाता है तो वो फिर आपका लेवल नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, वो लेवल नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसी तरह आप लिखेंगे इसको। अगर दूसरी डायग्राम में देखें तो उसमें भी सेम ऐसे ही है, 0.96 है तो 0.96 कहाँ बन रहा है, देखें यहाँ पे 0.96 जो है आपका बन रहा है लेवल नंबर 5 पे। नीचे आएंगे ना, ये देखें यहाँ पे आपका 0 पॉइंट बन रहा है 96। प्लस का आना, प्लस का ऊपर कोई जाएगा ना, सॉरी इसको जरा कट करेंगे, प्लस का है माइनस का नहीं है, तो प्लस का आपका इस तरफ जाएगा। तो ये इक्वल टू किसके है, 5 के, लेवल नंबर 5 ले लिया। 1.52 बहुत ज्यादा ऊपर है तो ये तकरीबन 6 के करीब होगा तो 6 वाला लेवल ले लिया। फिर 1.92 है, 200 पहले है लेकिन 2 के बिल्कुल करीब है तो 1.92 किसके करीब है, 2 के। या आप यहां से ले लेंगे, यहां से ऊपर वाले को छोड़ें, ये 2 है, 2 देखें क्या है 6 है। आगे 1.5 है, 1.5 क्या है 5 है, नीचे 5 लिया हुआ है। फिर 1 है तो 1 इक्वल टू किसके है 5 के, 5 ले लिया। फिर 0.5 है, 0.5 यहाँ इसके इक्वल है 4 के, 4 लेवल ले लिया। तो सेम लेवल आप इस लाइन के हिसाब से ले लेंगे तो आसानी रहेगी। अब यहाँ पे लास्ट में 3 है तो देखिए +3 किसके इक्वल है, लेवल 8 के इक्वल है, ये +3। ठीक है, तो आपने लेवल 8 ले लिया। ये तरीका आपके लिए बहुत इजी रहेगा लेवल्स लेने का। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चाहें तो देखें यहाँ पे भी इसी तरीके से लेवल लिए गए हैं। बहुत आसान मेथड है कि -1.50 है तो -1.50 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लेवल 2 लेंगे। ये देखें लेवल 2 लिया हुआ। फिर +1.50 है, +1.50 कहाँ पे बनेगा, 2 से पहले बनेगा, लेवल 4 बनेगा, और सॉरी लेवल 5, तो लेवल 5 ले लिया गया यहाँ पे। फिर 3.50 है, 3.50 हमारा लेवल 7 के करीब बन रहा है तो लेवल 7 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लेवल लेंगे। अब जब आपने लेवल ले लिए अपनी वैल्यूज के, इन वैल्यूज के लेवल ले लिए, फिर आप उन लेवल्स को वैल्यू देंगे। ठीक है, कोड देंगे कि 2 है तो 0.10 है, 5 है तो 1.01 है, फिर अगर 7 है तो 111 है, फिर 7 आएगा तो 111 आएगा, फिर 6 आएगा तो 110 आएगा, फिर 2 आएगा तो ये पहले वाली वैल्यू 0.0 आएगी। ये आप इनकोडिंग कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपका क्या हो रहा है, डिजिटल डाटा बन रहा है। आप अगर इस पूरे डाटे को मिला लें तो ये आपका डिजिटल डाटा है, ये वाला, ये सारा आपका डिजिटल डाटा बन गया। ठीक है, इस तरह से आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसमें देखिए क्या होता है, दिस स्कीम सेंड ओनली द डिफरेंस बिटवीन पल्स इफ द पल्स एट अ टाइम इट इज हायर एम्पलीट्यूड वैल्यू देन द पल्स एट अ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। इसमें आपका क्या होता है, 1 जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है, 0 जो होता है नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। और इसमें अगर आप एरर ढूंढना चाहें, अगर तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है आपके एम्पलीट्यूड में तो मतलब एरर ज्यादा है, अगर बहुत कम चेंजिंग आ रही है तो मतलब आपका एरर कम है। अब देखें इसमें क्या है, आप अपने एम्पलीट्यूड को बेसिकली ये भी एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है ना। पहले एनालॉग सिग्नल थे ये लाइन वाले, फिर उन्होंने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग देते गए, 1 0 1 0 0 0 0 0। जब 1 1 आता गया तो अप करते गए सिग्नल को, जब सिग्नल अप होते गए तो 1 1 दिया, जैसे सिग्नल डाउन हुए तो 0 0 देना स्टार्ट कर दिया, फिर जब अप हुए तो 1 1 देना स्टार्ट। बेसिकली आपका ये डिजिटल डाटा भी तैयार हो गया नीचे, ये डिजिटल डाटा भी तैयार हो गया और आपका जो है इसमें एरर भी पता चल गया। अगर तो वो कह रहा है कि आपके सिग्नल बार बार चेंज होते हैं, बार बार कैसे, जैसे यहां से ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर जाना शुरू हो गए फिर नीचे आ जाए, तो ये होता है ज्यादा एरर वाला। लेकिन इसमें एरर बहुत कम है क्योंकि पहले ऊपर जा रहे हैं, फिर एक दफा एरर आया फिर नीचे आ गए, फिर एक दफा एरर आया फिर ऊपर चले गए, आपको एरर भी पता चल गया और साथ में आपका ये डाटा भी तैयार हो गया। तो ये सिंपल टेक्निक इसको कहा जाता है इस वजह से।
क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। देखें, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज सिंपलर टेक्निक, ये सिंपलर टेक्निक है। डीएम फाइंड द चेंज फ्रॉम द पेरियस सैंपल, नो कोड वर्ड्स, यहाँ पे कोड वर्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जस्ट हमें चेंज जैसे हमारा होते हैं सिग्नल चेंज, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा एरर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका आज का लेक्चर था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।